एक बेटा विदेश कमाने के लिए जाता है और अपनी बीमार माँ को घर पर ही छोड़ देता है। भाई के भरोसे माँ को छोड़ा था, लेकिन दोस्तों जब वो विदेश में रहकर कमाता है तो घर पर उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी इतनी दर्दनाक होती है कि जो भी सुने बस ये कहे कि भगवान ऐसा तो किसी दुश्मन के भी साथ ना हो। कितना बुरा हुआ है बेचारी के साथ, कैसे उसका जी ऊपर वाले के पास गया होगा, कितने दिन वो महिला तड़पी होगी। आखिर ये सब बातें क्या होती हैं दोस्तों? क्यों एक लड़का अपनी माँ को छोड़कर विदेश चला जाता है, और जब भाई को घर पर माँ का ख्याल रखने के लिए छोड़कर गया था तो वो भाई कहाँ पर चला जाता है? इन सारी बातों को आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। और ये जो कहानी है ये काफी भावुक करने वाली कहानी है दोस्तों। शायद आपके आंसू तक इस कहानी को सुनने में आ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है। परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं। महिला का नाम बीना होता है और दोस्तों इसका एक 3 साल का बेटा होता है, और इस बीना नाम की महिला का पति होता है। परिवार में इतनी खुशियां थी, भले इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुशी की कोई भी कमी नहीं होती है। बीना के पति बाहर से कमा कर लाते और बीना अपने घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। दोस्तों जो ये बेटा होता है 3 साल का, इसका नाम ऋतिक होता है। लेकिन एक दिन बीना का पति बाहर कमाने के लिए जाता है और वो एक हादसे में इस दुनिया से चला जाता है। जब पति की मौत के बाद बीना बिल्कुल टूट जाती है और बिखर जाती है। उसे ही पता है उसने अपने आप को कैसे संभाला है। और दोस्तों यहाँ पर बीना के पास खुद का घर भी नहीं होता है। अब कुछ पैसे जो उसने पति तनख्वाह दिया करता, उनमें से कुछ पैसे जोड़े हैं। उन पैसों से दोस्तों वो अपना गुजारा करती है। और अब कई महीने हो जाते हैं जिस किराए के घर में रह रही है उस घर का किराया भी नहीं देता है, और मकान मालिक बीना और बीना के बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। ऋतिक और बीना बेसहारा हो चुके थे। ऋतिक करीबन दोस्तों ऐसी उम्र होगी उसकी 4 साल का वो हो चुका होता है। अब ऋतिक और बीना घूमते फिरते रहते हैं। तभी बीना एक घर पर जाती है, ऊंचा सा बड़ा सा घर होता है, और उस घर वालों से कहती है कि मैडम मेरा बेटा और मैं बहुत बेसहारा हैं, क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हो? और दोस्तों यहाँ पर बीना उस घर पर काम करने के लिए लग जाती है। लेकिन उस घर में वो ऐसा काम करने पर लगी है, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा से लेकर दोस्तों वहाँ पर उसे करीबन 12 से 13 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाती है। बहुत अच्छा घर होता है। जब बीना की सैलरी अच्छी होती है तो बीना अब एक अपना घर किराए का ले लेती है। छोटा सा घर, 1 कमरा और रसोई और छोटी सी जगह होती है। अब बीना अपने बेटे को उसमें रखने लगती है और अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। लेकिन दोस्तों वो अपने घर के किसी सामान के लिए बाजार जाती है, और बाजार में वो जैसे ही बाजार में पहुंचती है तो वहां पर एक मासूम सा छोटा सा बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल उदास और परेशान। बीना वहां पर सब्जी खरीद रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋतिक होता है उसकी उम्र करीबन 8 या 9 साल हो जाती है। 9 साल का बेटा होता है बीना का, और वहां पर जो लड़का बैठा हुआ है बेसहारा, उसकी उम्र करीबन 6 साल की होगी। अब यहाँ पर बीना का जो बेटा होता है ऋतिक, बीना तो सब्जी खरीदने में व्यस्त है, लेकिन ऋतिक उस लड़के के पास जाता है और वो कहता है, क्योंकि ऋतिक एक अकेला था घर में, तो उसे ना बच्चों की तलब लगा करती कि उसके साथ भी कोई खेले, उसके साथ भी कोई रहे। तो वहां पर बीना का बेटा ऋतिक उस लड़के के पास पहुंचता है और कहता है कि तू मेरा छोटा भाई है ना? तो वो लड़का, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं होते हैं, वो सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ भैया, मैं तुम्हारा भैया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भैया जब बनूंगा जब तुम मुझे कुछ खिला दोगे। दोस्तों एक दुकान पर समोसे बनते रहते हैं। उनको देखकर वो लड़का अपने मुंह का पानी सा उसके मुंह में आ जाता है और उन्हें घूट कर मतलब दूर से ही देखकर उन समोसे का स्वाद लेता है। लेकिन ऋतिक जैसे ही देखता है तो उसके पास 20 रुपए का नोट होता है, और उस रुपए से वो उस छोटे से लड़के को समोसा खिला देता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो लड़का समोसा खा रहा है तभी ऋतिक की माँ आती है और अपने बेटे का हाथ पकड़ती और कहती है कि चलो बेटा। तो ऋतिक कहता है कि नहीं माँ, आज हम अकेले घर नहीं जाएंगे। बीना कहती है
कि आखिर ऐसी बात क्या है, अकेले क्यों नहीं जाओगे। तो ऋतिक कहता है कि माँ, मुझे अपना छोटा भाई मिल गया है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, वरना आज मैं घर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर ऋतिक 8-9 साल का था तो वो जिद करने लगता है। अब ज्यादा जिद करने लगता है तो उसकी माँ समझाती है कि बेटा, इसके माँ बाप परेशान होंगे और ये इसके घर वाले क्या कहेंगे, तुम किसी के बच्चे को अपने साथ ऐसे कैसे ले जा सकते हो। तभी यहाँ पर ऋतिक कहता है कि माँ, मैंने इससे पूछ लिया है, इसका कोई भी नहीं है। अब वो माँ थोड़ी सी हैरान और परेशान होती है कि 5-6 साल का बच्चा कैसे इस माहौल में जी रहा है बिना माँ बाप के साए के बिना। और यहाँ पर ऋतिक की माँ बीना उस लड़के के सर पर हाथ रखती और कहती है कि हाँ बेटा, सच में ही तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ जी, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगती है, लेकिन मुझे कहीं पर खाना भी नहीं मिलता है। अब इन सब बातों को सुनकर जो ऋतिक की माँ होती है उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद बीना के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, बीना आसपास के लोगों से पूछती है, वो पक्का कंफर्म करना चाहती है कि इसका कोई है या नहीं है। तो सभी लोग कहते हैं, वो समोसे वाला भी कहता है कि अरे बहन जी, ये तो कई दिनों से बेसहारा घूम रहा है, इसका तो कोई भी नहीं है, कोई ऐसे ही दे देता है तो ये अपना पेट भर लेता है और इसी फुटपाथ पर सोया करता है। बीना को उस लड़के पर दया आ जाती है और वो उसे गले लगा लेती है, आधे कपड़ों के बच्चे को, और अपने साथ उसे घर ले आती है। दोस्तों, बीना उस लड़के को नहलाती है, धुलाती है और अपने बेटे के जैसे ही कपड़े पहनाती है। बाजार से ही उसके कपड़े ले आती है और यहाँ पर कुछ कपड़े उसके बेटे के पुराने रखे होते हैं, वो भी उस बच्चे के लिए करती है। और अब उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का कहता है कि माँ, मेरा नाम कुमार है। अब बीना उसके मुंह से माँ सुनते ही कहती है कि आज से तुम मुझे माँ बोल सकते हो, क्योंकि वो देख रहा था काफी देर से जो ऋतिक है वो माँ माँ कर रहा है। तो यहाँ पर कुमार भी उस बीना को माँ ही कह देता है। और दोस्तों, बीना दोनों बच्चों को अपने गले लगा लेती है और अब बीना के कंधों पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। बीना ऋतिक का भी एडमिशन कराती है अपने बेटे के साथ और उसे भी पढ़ाती है, लेकिन जो कुमार होता है उसकी पढ़ने में दोस्तों रुचि नहीं होती है। अब बीना कुमार को स्कूल छोड़कर आती है और वो आधी छुट्टी में ही घर आ जाता है और इतना परेशान बीना को करता है, लेकिन फिर भी बीना उससे परेशान नहीं होती है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को चलते चलते बीना जो होती है कुमार को 8वीं क्लास करा देती है और उसका बेटा अब 12वीं कर आगे की पढ़ाई में चल चुका था। दोस्तों, बीना का जो बेटा ऋतिक होता है वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, वो पढ़ाई में मन लगा कर किया करता है, क्योंकि उसने बचपन से ही देखा है कि उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती है और उन सब से हमारा गुजारा चलता है। अब यहाँ पर जो ऋतिक होता है वो ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्तों वो काम ढूंढने लगता है। इधर जो कुमार होता है 8वीं क्लास में तो अपने जो कॉपी किताब होती हैं उन्हें फर्श पर रखकर कहता है हाथ जोड़कर कि माँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप मुझे क्यों फोर्स करती हो, जबरदस्ती क्यों करती हो। तो बीना भी यहाँ पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, जो कुमार होता है उसकी भी पढ़ाई बंद हो जाती है। अब ऋतिक दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी में वो इंटरव्यू देकर आता है, तो घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैंने आज इंटरव्यू दिया है, शायद मेरी नौकरी लग जाए। और यहाँ पर दोस्तों ऋतिक की नौकरी लग जाती है और वो नौकरी लगते लगते ग्रेजुएशन से आगे के कुछ कोर्स करता है, कुछ पढ़ाई करता है कंपनी के बेस पर, मतलब जो कंपनी लाइन में वो बंदा जाए उसी हिसाब से वो पढ़ाई करता है और दोस्तों उसी कंपनी में वो ऊंची पोस्ट हासिल कर लेता है और उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाती है। उधर जो कुमार होता है दोस्तों वो भी बड़ा होता है। अब वो भी कहता है अपनी माँ से कि माँ, मैं बाहर मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ, और कुमार भी बाहर से कमाता है। अब दोनों ही भैया पैसे जोड़ते हैं। उधर ऋतिक की जो माँ होती है बीना देवी, वो भी बाहर कमाती है। अब दोस्तों खाने वाले तो कोई नहीं था, लेकिन तीनों कमाने वाले होते हैं तो उनके पास पैसा जुड़ने लगता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और जो ऋतिक होता है वो अच्छी खासी नौकरी करता है। अब यहाँ पर दोनों ही भाई, जितना कुमार से होता है उतना कुमार और जितना ऋतिक से होता है उतना ऋतिक पैसे इकट्ठा करते हैं और अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहते हैं। अब दोस्तों जहाँ पर सबसे सस्ती जगह मिलती है वो वहाँ पर एक घर देखते हैं। घर तो बहुत अच्छा था, लेकिन घर ऐसे एरिया में था वहाँ पर बसावट, मतलब लोगों का रहन सहन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों भाई सोचते हैं कि हमें किसी का किराया तो देना नहीं पड़ेगा और वो चुपके से अपनी माँ को बिन बताए वो घर खरीद लेते हैं। दोस्तों घर खरीदने के बाद अपनी माँ की आंखें बंद कर कर उस घर में ले जाते हैं और माँ देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है और तीनों ही एक दूसरे के गले लगते हैं और भावुक हो जाते हैं। माँ कहती है
कि बेटा बहुत दुख देखे हैं इन सब चीज़ों को एहसास करने के लिए, पाने के लिए, लेकिन मेरे बेटों ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। और यहाँ पर वो माँ बहुत खुश होती है। अब दोस्तों दोनों बेटे कमा रहे हैं और माँ बड़ी खुश होती है, घर में खाना बनाती है, तो अब वो हद से ज़्यादा खुशी रहने लगी है। लेकिन दोस्तों इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी थी। इनके नसीब में शायद खुशियाँ थी ही नहीं। अब एक दिन जब वो अपने घर में अकेली रहती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेटों ने कहा था कि माँ हमने घर खरीद लिया है, आप बिल्कुल भी बाहर काम करने नहीं जाएंगी, तो दोनों बेटे अपनी माँ को घर छोड़कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों पीछे से माँ का बीपी हाई होता है। लेकिन क्या होता है, वो पैरालाइज हो जाती हैं, उन्हें लकवा मार जाता है। दोस्तों लकवा ऐसी बीमारी है वो इंसान को बेसहारा और यहाँ पर बहुत लाचार कर देती है और वो अपाहिज सी हो जाती हैं। यहाँ पर दोनों ही बेटे अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप होते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं इनको लकवा है और ये ऐसी बीमारी है जो 1-2 दिन में ठीक नहीं होती, इसका लंबा इलाज चलता है। अब दोस्तों जब माँ बिस्तर पर बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बिस्तर पर आ गिरती हैं तो दोनों भाई रोने लगते हैं अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर और कहते हैं कि माँ हमने तो अभी जीना शुरू किया था, लेकिन अब ये आपको क्या हो गया, अब हम आगे कैसे रहेंगे। तो वो माँ अपने कांपते हुए हाथों को, दोनों बेटों के हाथों को एक दूसरे में रखती है और कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी है। क्योंकि दोस्तों वो धीरे धीरे थोड़ा सा हकलाते हुए बोला करती थी, मतलब जीभ तो उनकी इठती थी लेकिन धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है और इशारों में अपने बेटों को समझा देती है कि तुम दोनों एक दूसरे की दीवार हो, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। अब यहाँ पर जो ऋतिक होता है कुमार से कहता है कि भैया मैं कमाता हूँ, तू छोटा है, तू घर रहा कर और माँ का ख्याल रखा कर, अब तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरी नौकरी अच्छी है। अब दोस्तों कहते हैं ना घर में जब दिक्कतें आती हैं तो कहकर नहीं आती हैं। यहाँ पर अब एक कमाने वाला और 2 खाने वाले हो जाते हैं। समय निकलने के बाद यहाँ पर जो ऋतिक होता है उसकी कंपनी में एक ऑफर आता है और ऑफर है विदेश जाना है और आपकी जो तनख्वाह है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अब ऋतिक इस चीज को सुनते ही एकदम तो खुश होता है लेकिन फिर मायूस हो जाता है और वो अपनी कंपनी से घर आकर इसी बात का जिक्र अपनी माँ और भाई के सामने करता है। अब माँ जो हकलाती हुई, जिसका इलाज चल रहा है तो इलाज से कुछ फर्क पड़ता है और वो थोड़ी थोड़ी सी बोलने लगी हैं लेकिन अभी बिस्तर से उठ नहीं सकती। अब वो कहती है कि बेटा तू एक, जो धीमी सी आवाज में कहता है, ऋतिक अपनी माँ को जैसे ही बताता है कि माँ मुझे विदेश जाने का ऑफर आया है लेकिन मैं नहीं जा सकता, मैंने अभी उनसे कुछ कहा तो नहीं है लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, आपकी भी तबीयत खराब है। तो यहाँ पर जो कुमार होता है कुछ किचन में काम करता हुआ और एकदम से भागा भागा आता है, कहता है कि वाह भैया आप कैसे बड़े भैया हो, मैं तो हूँ माँ के पास, तुम चले जाओ, माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऋतिक होता है वो कहता है कि नहीं भैया मैं ऐसे माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन माँ भी अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि तू जा, मेरे पास कुमार है और वो मेरा ख्याल रखेगा, वो भी तो मेरा ही बेटा है। अब इन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है और दोस्तों जो ऋतिक होता है वो कंपनी की तरफ से विदेश चला जाता है और पूरी जिम्मेदारी कुमार के हाथों में देता है। जाते वक्त भी कहता है कि भैया देख, कोई भी काम छूट जाए लेकिन माँ को कभी भी दुख मत देना और माँ का पूरा ख्याल रखना। दोस्तों कुमार था जो कम पढ़ा लिखा था, पढ़ने में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं होती है। वो हमेशा सोचता था कि अगर मेरा भैया बहुत सारे पैसे कमाएगा तो हम उन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने घर का बिजनेस बनाएंगे, और इसी आस को लेकर ऋतिक भी विदेश जाता है। यहाँ पर कुमार ना ही तो फोन चलाया करता, ऋतिक उसे एक फोन देकर गया है लेकिन वो फोन में भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। दोस्तों थोड़ा बहुत टीवी, अपने घर का ताला लगाकर दोस्तों जब बाजार जाया करता, बाजार से कुछ सामान लाया करता। अब यहाँ पर वो अपनी माँ को जैसे ही घर में बंद कर जाता है तो आधे लोग तो देखकर यह समझते हैं कि भाई इस घर में कोई भी नहीं रहता है। अब ऐसे ही एक दिन कुमार बाजार में सब्जी लेने के लिए जाता है और दोस्तों वहां पर एक ट्रक आता है और उस कुमार को ट्रक से उड़ा देता है। यहाँ पर कुमार का इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ था कि दोस्तों वो मौके पर ही किसी से बात भी नहीं कर पाता है। थोड़ी देर में इधर उधर से लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन वो किसी से भी कुछ नहीं कह पाता और वो चाबी उसी के जेब में होती है जो घर के ताले की चाबी होती है
और कुमार वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये बहुत बड़ा झटका था और यहाँ पर कुमार जैसे ही दम तोड़ देता है तो पुलिस वहां पर आती है। पुलिस कुमार के शव को अपने पास ले जाती है, इधर उधर ढूंढती है कि कुमार, ना ही उसके पास कोई आईडी होती है, ना ही उसके पास कोई फोन होता है। अब यहाँ पर पुलिस अखबार में भी इश्तिहार छपवाती है, लेकिन दोस्तों वो लोग नए नए तो उस इलाके में आए थे और उन लोगों को ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने घर भी ऐसी जगह पर ले रखा था। और यहाँ पर पुलिस 3 या 4 दिन तक उनका इंतजार करती है। जब कुमार की डेड बॉडी को कोई भी लेने नहीं आता है तो पुलिस कुमार का अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन जो कुमार अपनी माँ को घर में बंद करके आया है, अब उस माँ से क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। दोस्तों इसी बीच में जो ऋतिक विदेश में बैठा है वो बार बार कुमार के फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन एक अलमारी के ऊपर रखा होता है। वो लाचार बेबस माँ बिस्तर से उठने की भी कोशिश करती है उस फ़ोन को लेने की, लेकिन वो फ़ोन नहीं ले पाती है। दोस्तों वो पानी के लिए तड़पती है, उसके पास एक बोतल रखी थी। जब तक वो चली वो बोतल 1 दिन तक उस महिला की चलती है, लेकिन कुमार घर नहीं आता है और वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उस बिस्तर से नहीं उठ पाती है और पता नहीं उसका दम जाने कितने दिनों में निकला होगा। दोस्तों वो उस बेड पर तड़पते तड़पते अपने दम को निकल जाता है उसका और वो भगवान को प्यारी हो जाती हैं। आप एक इमेजिन कीजिए कि एक बुजुर्ग महिला से क्या बीती होगी, क्योंकि जब फ़ोन बजता वो जब भी कोशिश उठने की करती या उसे भूख लगती, प्यास लगती, वो भूख प्यास में दोस्तों वो उस बिस्तर पर गुजर जाती हैं। अब इसके बाद ऋतिक बार बार फ़ोन करता है, उसका कोई फ़ोन नहीं उठाता है। ऋतिक वहाँ पर परेशानी में आ जाता है और सोच विचार करता है कि क्या हुआ, मेरा फ़ोन जो भाई नहीं उठा रहा है। दोस्तों ऋतिक अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता और अपने भाई से भी। अब यहाँ पर एक उनका पड़ोसी होता है, लेकिन उस वक्त जून की छुट्टियां चली हुई थी, तो दोस्तों वो पड़ोसी भी घूमने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ 1 महीने की ट्रिप पर जाता है। ऋतिक वहां पर फ़ोन करता है तो वहां पर भी उसका फ़ोन नहीं लग पाता है। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को चलते चलते ऋतिक को करीबन 1 महीना हो जाता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से गया था। अगर अपने बिजनेस की तरफ से जाता तो शायद तुरंत वहां से आ जाता, लेकिन यहाँ पर वो यही सब कुछ करते करते, लेकिन अब जैसे ही 1 महीना हो जाता है अपनी माँ से बात किए बिना, तो यहाँ पर ऋतिक तड़प उठता है और जो कंपनी का मालिक होता है, जो उनके ऊपर हेड होता है, जिसने उन्हें भेजा है विदेश, अब उससे बात करता है, कहता है कि साहब मेरे घर में हो ना हो कोई परेशानी हुई है, 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात नहीं हो रही है। भले ही आप लोग मुझे तनख्वाह मत देना या मुझे नौकरी पर मत रखना, लेकिन मुझे इंडिया जाना है, अपनी माँ के पास जाना है, कुछ हुआ है मेरे घर में। और दोस्तों वो बड़ी परेशानी में होता है। 2 दिन के अंदर दोस्तों वो इंडिया आ जाता है। इंडिया आ रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि 1 महीना बहुत हो जाता है। 1 महीना 2 या 3 दिन ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही ऋतिक अपने घर पर आता है तो घर पर ताला लगा हुआ था। अब ऋतिक वो ताला तोड़ता है और उसके बाद जैसे ही अंदर घुसता है तो दोस्तों उसे बहुत बुरी स्मेल महसूस होती है, बदबू पूरे घर में होती है। और जैसे ही वो माँ के कमरे की तरफ जा रहा है तो बदबू बढ़ती जाती है और ऋतिक के पैर कांपने लगते हैं और ऋतिक समझ जाता है कि अब कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। ऋतिक जब बिस्तर पर देखता है तो उसकी माँ का कंकाल जो आधा बिस्तर से नीचे लटका हुआ था और पैर सीधे दोस्तों बेड पर थे, यानी उसने बहुत संघर्ष किया होगा उठने का, लेकिन वो महिला उठ ही नहीं पाई है। ऋतिक देखकर एकदम से जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि आज उसकी माँ की जो शकल थी ना वो भी उसके शरीर पर नहीं होती है, केवल कंकाल और कीड़े भी पूरे शरीर को खा चुके थे। और यहाँ पर इतनी बुरी हालत उसकी माँ की हो जाती है। दोस्तों ये सब कुछ देखकर ऋतिक वहाँ पर बेहोश सा हो जाता है, लेकिन खुद होश में आता है, पुलिस वालों के पास फ़ोन करता है और उसके दिमाग में आता है कि कुमार कहाँ मर गया, वो कहाँ पर चला गया, ये सब कुछ क्या हो गया। पुलिस आती है, पुलिस आकर पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस एक बात कहती है ऋतिक से कि ऋतिक जी हमें लग रहा है कि जो तुम्हारा भाई कुमार था शायद वो तुम्हारी माँ को मारकर कहीं बाहर भाग गया है। लेकिन ऋतिक कह देता है कि इन बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है। दोस्तों इस चीज़ को देखकर पुलिस भी थोड़ी सी समझ जाती है
कि यहाँ पर कुमार ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पर ऋतिक अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और वो इतना भावुक होता है, इतना रोता है, क्योंकि उनका दोस्तों कोई भी नहीं था। वो तीनों एक दूसरे के साथी थे और यहाँ पर कुमार नम भरी आंखों से रोते हुए, बिलबिलाते हुए कि माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों, ऋतिक अंतिम संस्कार करने के बाद अपने भाई का एक फोटो लेता है और उस फोटो को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जैसे ही ऋतिक अपने भाई का फोटो और एक कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गया था, तो वहां पर पुलिस चौकी में पुलिस वाले उस फोटो को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे। इस व्यक्ति की करीबन 1 महीने 3 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है और इनका हमने इश्तिहार भी अखबार में छपवाया था, लेकिन कोई भी इसकी बॉडी को लेने के लिए नहीं आया, तो हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऋतिक और भी टूट जाता है, क्योंकि वो तीनों जने एक दूसरे के साथी थे। आज ऋतिक अकेला खड़ा हो जाता है। भाई का गम उसे तोड़ देता है और वहाँ पर वो घर आ जाता है और कुछ फोटो अपनी माँ और अपने भाई की देखता है। दोस्तों, अपने भाई और माँ की तेरहवीं करने के बाद ऋतिक को वो घर खाने को आता है और दोस्तों, ऋतिक एक फैसला लेता है। वो उस घर में नहीं रह पाता है और वो वहीं पर अपनी नौकरी पर चढ़ जाता है जाकर, और कंपनी वाले भी उसे वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, ऋतिक इंडिया छोड़ देता है। इंडिया छोड़ने के बाद वो विदेश में रहता है और विदेश में रहने के बाद दोस्तों वो वहीं पर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अपनी गृहस्थी बसाता है, लेकिन आज भी उसकी आंखों में अपनी माँ का और अपने भाई का इंतजार रहता है। वो आज भी उन पलों को याद कर कर रोने लगता है, जो पल उसने अपनी माँ और भाई के साथ जिए थे। आज भी वो कभी कभी अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ बैठकर उन पलों को याद करता है और रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, विदेशी महिला से उसने शादी की है और वो महिला ऋतिक की बहुत सारी बातों को समझती है और ऋतिक का और ऋतिक के बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो माँ जिसने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी अपने बेटे के ऊपर लुटा दी, लेकिन बेटे के भी हाथ में कुछ नहीं होता और उसकी मौत इस तरह से होती है कि आसपास की जब ये खबर अखबार में फैलती है और मीडिया में फैलती है, तो लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी थी। हमने तो इसको छोटा करके आप लोगों को सुनाया है, लेकिन ये एक सच्ची और अच्छी स्टोरी है। ये बिल्कुल सच है, केवल नाम और किरदार इसमें बदल दिए गए हैं। शायद ये कहानी पंजाब की है, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा आप लोगों को इन स्थानों के नाम नहीं बताए हैं और ये कहानी काफ़ी दर्दनाक होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने माँ बाप का और माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और यहाँ पर ऐसी तो किसी भगवान दुश्मन के भी साथ ना करे जैसा बीना माँ के साथ हुआ था। तो आप अपनी राय रखिए। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।